जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम ग्लोब के बारे में जानेंगे जो पृथ्वी का एक वास्तविक रूप है और ग्लोब पर क्या दर्शाया जाता है इसके बारे में। तो चलिए पहले हम ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। तो ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब एक पृथ्वी का वास्तविक रूप है जिसका उपयोग हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए करते हैं। यानी बताते हैं आपको ग्लोब क्या है। यानी ग्लोब जो है एक पृथ्वी का काल्पनिक रूप है, यानी कल्पना करके बनाया गया एक रूप है जिसका उपयोग की बात करें तो हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए करते हैं। अब हम जानते हैं ग्लोब पर क्या दर्शाया जाता है इसके बारे में। तो चलिए हम जानते हैं ग्लोब पर क्या दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी का एक छोटा गोल और 3D त्रियामी मॉडल होता है। यानी जो हमारा जो ग्लोब है उसका दूसरा परिभाषा की बात करें तो यह है पृथ्वी का एक छोटा गोल और 3D त्रियामी मॉडल होता है। और हमारा जो ग्लोब है वह विभिन्न आकार के बाजारों में देखने को मिलता है। यानी कहे तो एक बड़ा ग्लोब देखने को मिलता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, और एक मध्यम आकार का ग्लोब मिलता है जिसे हम कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। अब हम जानेंगे उस पर क्या दर्शाया जाता है, उसका हम क्या अध्ययन करते हैं। यानी जो हम ग्लोब को के बारे में हम क्या अध्ययन करते हैं इसके बारे में। तो इसमें यानी ग्लोब में पृथ्वी के महाद्वीप, महासागरों, देशों, राज्यों तथा अक्षांश देशांतर रेखाओं का दर्शाया जाता है। यानी कि ग्लोब की बात करें तो उस पर हम महासागरों के बारे में अध्ययन करते हैं, महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करते हैं, देशों के बारे में अध्ययन करते हैं, राज्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, अक्षांश जो रेखाएं हैं इसके बारे में, देशांतर रेखाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यही सब का अध्ययन हम ग्लोब पर करते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम अब ग्लोब के चित्र दिखाकर आपको बताते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। तो चलिए बताते हैं। ये एक ग्लोब का फिगर है जो आप देख सकते हैं, और ये जो ग्लोब है यह विभिन्न दिशाओं में घूमती है। यानी ये जो ग्लोब है इसको हम विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन जो हमारा जो पृथ्वी है उसे एक निश्चित दिशा में ही घुमा सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर ही। लेकिन यहाँ जो ग्लोब है, यहाँ पर ये जो अक्ष दिख रहा है इसके माध्यम से हम विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं। यानी ऐसे 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 राउंड मारेगा। लेकिन हमारा जो पृथ्वी होता है उसका एक निश्चित पथ होता है, यानी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करना। तो यही बताया गया है। और ये जो अक्ष होता है इसका क्या कार्य होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यह जो दोनों अक्षों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होता है। यानी ये जो हमारा जो ग्लोब है वह उसके में जो अक्ष होता है वह उसके जो सीधा सीधा, यानी ग्लोब को सीधा सीधा विभाजित करता है एक काल्पनिक रेखा। लेकिन हमारे पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं देखी गई है, ये रेखा कल्पना करके बनाया गया है। तो वही बताया गया है, दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं अक्ष के बारे में। तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। यानी ये जो हमारा जो ये ऊपर वाला साइड है, यानी नॉर्थ साइड का जो अक्ष है इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और नीचे वाला जो अक्ष होता है इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये ऊपर वाले भाग, यानी दो बराबर भागों में ये जो काल्पनिक रेखा है पृथ्वी को विभाजित करती है, और ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और अब हम आगे जानते हैं ग्लोब जो होता है उसको दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो उसके रेखाओं के बारे में, यानी गोलार्ध के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं।
तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, यानी इसको हम कल्पना करके बनाया है और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी जैसा कि आपको हम यहाँ पर बताइए, ग्लोब में जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को विभाजित करता है, तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया है विषुवत रेखा। यानी दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, या कहे तो भूमध्य रेखा। और ये जो रेखा होता है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है। यानी हमारा जो विषुवत या भूमध्य रेखा होता है वह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ऊपर वाले भाग की बात करें तो ऊपर वाले भाग को ये उत्तरी ध्रुव कहा गया और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव। और ये जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है वह 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा, विषुवत रेखा जो है वह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव है जो है वह 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और दक्षिणी जो ध्रुव है वो भी 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अब हम जानते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं के बारे में जानेंगे जो 4 है। तो पृथ्वी के हम उत्तरी, यानी ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं और ये नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश के बारे में। उत्तर की ओर 23.5 डिग्री की बात करें, यानी 23.5 डिग्री की बात करेंगे तो कर्क रेखा होंगे जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे, लेकिन तब तक जान लेते हैं अक्षांश के बारे में। जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर की बात करें तो वो मकर रेखा है। अब 66.5 डिग्री उत्तर की ओर चलते हैं। तो 66.5 डिग्री उत्तर की ओर चलेंगे तो आर्कटिक रेखा है, यानी और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर चलेंगे, यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगे तो अंटार्कटिक रेखा है। तो यही है हमारा जो पृथ्वी को विभाजित किया गया है एक काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से। तो यही है, यानी 0 डिग्री पर विषुवत रेखा स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर चलेंगे तो कर्क रेखा स्थित है। 23.5 डिग्री नीचे की ओर चलेंगे तो मकर रेखा स्थित है। उसके बाद 66.5 डिग्री हम उत्तर की ओर चलेंगे तो आर्कटिक रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर चलेंगे तो अंटार्कटिक रेखा है। तो इसको याद रखिएगा। और ये जो आपको जो ये पृथ्वी की कल्पना करके आपको बताया है और इसके जो पट्टी है इसके नाम को, यानी इसके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। और ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा है, इस सबको बारी बारी से हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक इतना ही। उसके बाद हम जानते हैं जो अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं जो अक्षांश रेखा होते हैं वह दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये दूरी, ये अक्षांश रेखा की दूरी है। तो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी की बात करें तो इसकी दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है तो वह 111 किलोमीटर होती है। अब हम आगे जानते हैं अक्ष के बारे में। तो
ग्लोब में इस प्रकार के अक्ष के चारों ओर, यानी आपको हम बताए थे जो हमारा जो ये ग्लोब होता है उसको हम अक्ष के चारों ओर घुमा सकते हैं, लेकिन हमारा जो पृथ्वी होता है उसको हम एक निश्चित दिशाएं में ही घुमा सकते हैं। तो वही बताया गया है, ग्लोब में इस अक्ष के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की और घुमाया जा सकता है, यानी जैसा कि आपको बताया पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। उसके बाद पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, यानी जो आपको विषुवत रेखा की बात करें तो ये पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं है ही नहीं, यहाँ कल्पना करके बनाया गया है। तो यही बताया गया है, वास्तविक ऐसी कोई रेखाएं है ही नहीं, यह अपने अक्ष यानी कल्पना करके बनाया गया है और यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। यानी ये जो आपको ये जो अक्ष दिख रहा है इसके जो चारों ओर ये जो हमारा जो ग्लोब होता है वह घूमती है, यानी परिक्रमा करती है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं जो हम पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाओं के बारे में, जो रेखाएं था विषुवत या भूमध्य रेखा, और अंग्रेजी में बात करें तो ये इक्वेटर होता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, यानी जो ये जो इक्वेटर है यह पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बांटती है। यानी आपको हम बताएं ये वाले भाग यानी नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले भाग की बात करते हैं तो ऊपर वाले भाग को तो ये भाग ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी जो हमारा जो इक्वेटर होता है उसका काम होता है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करना। इस प्रकार यानी अब इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर यानी ऊपर वाले भाग को की सीमा को उत्तरी अक्षांश यानी ये जो आपके जो ये जो इक्वेटर होता है और इसके ऊपर वाले भाग के ये जो सीमा होता है इसे उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं और नीचे वाले यानी दक्षिण की ओर की सीमाओं को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं अक्षांश क्या होता है, अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश के बारे में चलिए जानते हैं अक्षांश क्या होते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। यानी जो ये जो विषुवत वृत्त हो गया ये और इसके जो ये ध्रुव हो गया ये जो ध्रुव हो गया इसके स्थित यानी स्थित ये समांतर रेखा है। यानी अक्षांश को हम समांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं तो इसे हम अक्षांश कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं अक्षांश को किस चीज में मापते हैं। तो अक्षांश को अंश में मापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये जो आपको अक्षांश दिख रहा है इसको हम अंश में मापते हैं। अब हम आगे जानते हैं इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश यानी विषुवत वृत्त के ऊपर वाले भाग को यानी उत्तर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के नीचे वाले यानी दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। यानी ये अक्षांश हो गया। अब हम अक्षांश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए एक पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो आपको ये 90 डिग्री का एक अक्षांश दिख रहा है यह 90 डिग्री यानी और ये 0 डिग्री यानी कुल अक्षांशों की संख्या की बात करें तो 181 है। तो इसको याद रखिएगा। यानी कुल अक्षांशों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 181 यानी 181 है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं के बारे में जान लेते हैं वह कितने डिग्री पर उपस्थित है। तो विषुवत वृत्त यानी आपको हम बताए ही है विषुवत वृत्त होता है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है और दक्षिणी ध्रुव
भी 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है और इसके अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो है मकर रेखा है, कर्क रेखा है, आर्कटिक रेखा है और अंटार्कटिक रेखा है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे बारी बारी से, और देशांतर रेखाएं के बारे में भी अगले क्लास में जानेंगे। तब तक इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।